हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आइस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि इतने दिनों से जो वीडियो नहीं आ पा रही थी। आज मैं कोशिश करूँगा कि पूरे कंप्लीट 10 दिनों की वीडियो एक बार में कंप्लीट वाइंड अप कर दूँ। ये टेक्निकली 10 दिन की नहीं होगी, ये 9th ऑफ फेब से लेकर के 23rd फेब तक के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं मैंने उसको पिक किया है। और ये कोशिश की जाएगी कि हर एक आर्टिकल में जो मेन पॉइंट हैं, जहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं पर्टिकुलरली यूपीएससी के लिए, वो सारे मैंने मेंशन कर रखे हैं। ये कुछ केवल आर्टिकल के नाम हैं, लेकिन जब आप वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी तो जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 आर्टिकल्स हैं। सो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि 40-50 आर्टिकल्स का मैं ओवरव्यू दे दूँ, तो इसलिए मैंने कुछ ही आर्टिकल्स का एक पॉइंट रखा हुआ है जस्ट टू शोकेस, एक इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो आप इत्मीनान से केवल जो भी पॉइंट्स बोले जाएं उनको सुनिए, समझने की कोशिश करिए। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि जितने भी पॉइंट्स आपके मिस हुए हैं इन 10 दिनों में, जो बच्चे कंटिन्यूसली देख रहे थे, उन सबको हर एक चीज़ का रिकैप मिल जाए और एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग भी उसी के साथ डेवलप हो जाए। अगर यहाँ पे हल्का सा ओवरव्यू देखा जाए तो एक आर्टिकल यहाँ पे बात करेगा कि NHAI जो है साउंड प्रूफ बैरियर लगा रहे हैं रंगनथिट्टू के पास। अब यहाँ पे आपको समझाऊंगा मैं क्या है, कैसे है, क्यों है, ये सारी चीज़ें इन डिटेल डिस्कस की जाएगी। उसके बाद बायोटेक के ऊपर एक आर्टिकल है, फिर ये आर्टिकल बात करेगा एक एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, उसके बाद एक आर्टिकल बात करेगा AI के प्लगइन्स के ऊपर। ये जो कुछ भी आपको मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू है, क्योंकि जब मैं आपको ये आर्टिकल समझाऊंगा तब बाय डिफ़ॉल्ट उसकी डिटेलिंग बहुत अच्छे से की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल देखोगे वो बात कर रहा है डेड ट्रैप किसको कहा जा रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है, जो न्यू ड्रैगन फ्लाई की स्पीशीज़ पाई गई है केरला प्लांटेशन में, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट आर्टिकल फिर बात करेगा एनीमिया किस तरीके से जो डायबिटीज़ के टेस्ट रिजल्ट होते हैं उसको डिस्टॉर्ट कर रहा है। फिर एक आर्टिकल बात करेगा कि जो ऑस्ट्रेलियन काऊ हैं कैसे ये प्रूफ करते हैं कि एनिमल्स भी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये केवल अगर देखा जाए तो ये 10% भी आर्टिकल नहीं है जो मेन आर्टिकल्स अभी आने वाले हैं। तो इस वजह से आप एक कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और आपको करना क्या है, सिंपली नंबरिंग करिएगा। जैसे नंबर 1 आपने डाला तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो सवाल में आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सा PYQ यहाँ से पूछा जा चुका है। आज मैं वर्बली आपसे PYQs बोलूँगा और जब मैं बोलूँ कि यहाँ से PYQ उठा हुआ है तब एक बार ज़रूर जाके मेरे कहने पे आप क्रॉस चेक करिएगा और देखिएगा कि क्या वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए। एज यूजुअल इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आइस के टेलीग्राम चैनल से बहुत ही इत्मीनान से डाउनलोड करके रिवाइज करके समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले आर्टिकल से ये पूरी की पूरी कहानी को, ठीक है। अब ये पहला आर्टिकल क्या बात कर रहा है, तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने प्रपोज किया है कि हम 650 मीटर का साउंड प्रूफ बैरियर वॉल लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे, जो मैसूर कुशलनगर हाईवे है कर्नाटका में। सवाल उठता है कि क्यों लगाया जा रहा है, बेसिकली ये लगाया इसलिए जा रहा है क्योंकि जहाँ से ये हाईवे पास थ्रू होता है वो एक इको सेंसिटिव जोन है, जहाँ जिसको हम कहते हैं रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी। यही आपका बफर जोन भी कहा जाता है नगरहोल टाइगर रिजर्व का। तो प्रपोजल डाला गया कि भैया 650 मीटर का जब एकॉस्टिक साउंड प्रूफ बैरियर वॉल लगेगा तो इससे जो व्हीकल्स पास थ्रू होते हैं हाईवे से उनका जो वेहिकुलर नॉइस है वो रिड्यूस हो जाएगा। जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है व्हीकल के पास होने से, जो उनकी वॉइस होती है उसका बर्ड्स पे, वाइल्ड लाइफ के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो थोड़ा सा प्रिवेंट हो जाएगा और जो वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट होता है वो डिस्करेज होगा हाईवे की तरफ। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल किया है। अगर आप देखोगे जैसे जैसे मैं आर्टिकल की संख्या बढ़ेंगी आपको मैं एक एक पेज के अंदर पूरा आर्टिकल समझा दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता क्या होना चाहिए, रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है ये पता होना चाहिए। क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ प्रोटेक्टेड हैबिटेट से ये हाईवे पास थ्रू होता है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो जो ब्रीडिंग और माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो प्रोटेक्ट होंगी इस बैरियर के बनने से और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी मिनिमाइज हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान देंगे रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी को, तो ये क्या है, बेसिकली एक रामसर साइट है। तो आपको और इसमें दूसरी चीज़ क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी वाटर बॉडी है। अब ये आपका होमवर्क है कि आपको पता करना है कि यहाँ पे कावेरी रिवर आ रही है या कृष्णा रिवर आ रही है, क्योंकि अक्सर ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। अब मैं आपको पॉइंट बताता हूँ जो
पीवाईक्यू में पूछा गया था। अगर आप ध्यान देंगे 2023 का सेट ए का क्वेश्चन नंबर 1 ही यही कह रहा है, कोलेरू लेक के ऊपर डाला गया था, जहां वो एक वेटलैंड साइट है और पॉइंट डाला गया था कि इस वेटलैंड साइट में ये रिवर ड्रेन हो रहा है, तो इस वजह से ज़रूरी हो जाता है। आप ध्यान देंगे कृष्णा राजा सागर डैम ये जो बना हुआ है किस रिवर पे बना हुआ है, अगर आप ध्यान देंगे अच्छे तरीके से तो जो कृष्णा राजा सागर डैम है, इसी से आप आगे बढ़ोगे तब आपको मिलेगा रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी। इस वजह से मैंने ये आर्टिकल यहाँ पे लिया था, ठीक है। सीडीएस 2 में यहाँ पे डायरेक्टली पूछ लिया गया रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी के ऊपर पॉइंट, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो पहले वाले आर्टिकल में अगर आप जो नंबर 1 डालोगे तो वहाँ क्या डालना है, आप सिंपल लिख दे साउंड प्रूफ लिख दो और फिर लिख दो रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी, बस इतना ही लिखना है आपको और आप डाल दो सेकंड आर्टिकल जो है। ये क्या बात कर रहा है, बायोटेक और सस्टेनेबल फ्यूचर के ऊपर। तो यहाँ बेसिकली एक वेबिनार द हिंदू का ही हुआ है, बट मैं आपको समझाता हूँ कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस ये है कि जो बायो इकोनॉमी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कही जा रही है। आपको मैं थोड़ा और आसान भाषा में बायोटेक का मतलब समझाऊं तो बायोटेक मतलब होता है ऐसा टेक जो कि लिविंग मैटर पे किया जा रहा है, या और आप दूसरी भाषा में समझेंगे तो जो कुछ भी लिविंग मैटर होता है उसका सबसे छोटा हिस्सा क्या होगा, वो होगा सेल्यूलर लेवल। तो सेल्यूलर लेवल पे जब थोड़ा टेक लगा दिया जाए उसे हम लोग बायोटेक बोलेंगे। तो इसी से जुड़ा एक और शब्द होता है भाई नैनोटेक। क्या होता है, मतलब जो नॉन लिविंग मैटर होता है उसका सबसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब आ करके आप कोई टेक को कर दो तो नैनोटेक हो जाएगा। तो नैनोटेक और बायोटेक का जो समीशन होता है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, वहां पे उसका मेडिसिन में काफी इस्तेमाल होता है। तो अब ये जो बायोटेक के ऊपर वेबिनार हुआ है इस पे क्या डिस्कशन क्या है, ठीक है। जो मेजर सेक्टर इंपैक्ट है वो बायोफार्मा, एग्रीकल्चर। तो जो सस्टेनेबिलिटी है किसकी, जो बायो इकोनॉमी है उसकी सस्टेनेबिलिटी किसके ऊपर रेस्ट करती है, एनवायरनमेंट की सूटेबिलिटी के ऊपर। जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है कि अगर आप कोई टेक का इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या वो टेक वायबल है इकोनॉमिकल लेवल पे, उसकी सोशल यूटिलिटी कैसी है, सामाजिक स्तर पे लोगों के दिमाग में क्या उसके लिए क्या उसमें धारणा बैठी है लोगों के दिमाग में, ये भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। चलो अगर मैं आपको की पॉइंट्स बताऊं तो जो बायोटेक है ये ग्रीन प्रोसेस को और जीरो वेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करता है। अगर आप ध्यान देंगे जीरो वेस्ट मैनेजमेंट ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी ने इसके ऊपर पूछा हुआ है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसे मीट करना होगा नीड को, ना कि केवल ग्रीड को। तो ये जो पॉइंट है इसको आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो आपको अब देखना क्या है, यहाँ पे आप जो सेकंड पॉइंट लिखेंगे उसमें सिंपल लिखना कि बायोटेक का ये डेटा कि $10 बिलियन जो था वो अब 2024 में बढ़ के $165 बिलियन हो चुका है, ठीक है। बस यही एक मेन पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो बजट इस बार लाया गया था वो किस तरीके से एस्ट्रोनॉमी को या फिर स्पेस रिसर्च को बूस्ट करेगा। तो इस बार का जो यूनियन बजट लाया गया उसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को अप्रॉक्सीमेटली 13,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं, जिसमें मेन फोकस डाला गया डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन और एस्ट्रोफिजिक्स में। तो जो आप थर्ड नंबर डालोगे तो वहां पे लिख लेना कि बजट एलोकेशन किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को, और यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री में आएगा वो एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे कुछ की प्रोजेक्ट्स हैं जो कि काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। पहला की प्रोजेक्ट क्या है, जो नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप बनने की बात की गई है। फिर यहीं पे जो आपका पैंगोंग लेक है वहां पे नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप बनने की बात की गई है। और कॉस्मोस 2 प्लानिटेरियम अमरावती जो आंध्र का रीजन है वहां पे ये बनाने की बात की। कॉस्मोस 2 क्या, ये प्लानिटेरियम है जहां पे एक प्रॉपर टाइप में म्यूजियम टाइप बनाया जाएगा। और इसी में अगर आप ध्यान दोगे तो जो हिमालयन चंद्रन टेलीस्कोप है उसको भी अपग्रेड किया जाएगा। तो ये जो बजटिंग की गई है उसमें कुछ की प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं। इसमें मेन जो फैसिलिटीज हैं उसमें स्ट्रेंथन क्या किया जा रहा है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो डीप स्पेस होता है उसमें रिसर्च अच्छी की जा सके, क्योंकि अभी भी इंडिया करेंटली हेविली रिलाई कर रहा है फॉरेन टेलीस्कोप्स के ऊपर अगर हाई रेजोल्यूशन डेटा चाहिए। तो इस वजह से हमें डोमेस्टिक कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी में, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो एस्ट्रोनॉमी में। अब जो कंसर्न्स रेशियो है वो ये हुए हैं कि भाई पहली बात तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है। अब अगर ये होगा तो इससे प्रॉब्लम आगे भी क्रिएट होगी। आपने 13,000 करोड़ एलोकेट तो कर दिया है, लेकिन अगर यूटिलाइज ही नहीं हो पाएगा तो उसका क्या अर्थ है। तो ये भी चीज़ें क्या दिखाती हैं, जो कंसर्न्स रेस हुए हैं, ठीक है। ब्रॉडर इंपैक्ट देखा जाए तो क्या होगा इस बजटिंग की वजह से, जो आपके रिसर्च और डेवलपमेंट है वो बूस्ट होगा। पीपीपी मॉडल जो है उसको एनकरेजमेंट मिलेगी। और अगर कुछ थोड़ा सा वे फॉरवर्ड देखा जाए तो हमें स्ट्रैटेजिक एलोकेशन करना होगा रिसोर्सेज का,
इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का जब एक अच्छे तरीके से कॉपरेशन होगा डोमेस्टिक इंडस्ट्री के साथ, तो जो मेगा साइंस विजन है 2035 का वो भी रियलाइज किया जा सकेगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल अप टू द पॉइंट रखूंगा मैं। अभी तक हल्का सा आपको मैंने वार्म अप करवाया, आपके दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। अब आपको मैं डायरेक्टली पॉइंट बोलते हुए जाता हूँ, आप उनको लिखते हुए जाइएगा, और जो आपसे बोलूंगा ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं तो उसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे पूछे जाने के। तब हुआ क्या है, क्लाउडी ने क्या किया है, एक एआई प्लगइन बनाया है जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है। ग्लोबल मार्केट में एक शब्द है सेल ऑफ, तो सेल ऑफ का मतलब क्या होता है, अचानक से मार्केट में जो इक्विटीज़ है वो बिकना स्टार्ट हो जाए, मतलब लोग को कुछ खतरा महसूस हो तो मार्केट में लोग शेयर को खरीदना बेचना स्टार्ट कर दें। ठीक है, सेल ऑफ की बात हो रही मतलब बेच दिया है। तो जो क्लाउडी कोवर्क प्लगइन है, ठीक है, इसमें किस वजह से जो मैसिव स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है, पर्टिकुलरली जो आईटी फर्म्स हैं, टीसीएस है, इन्फोसिस है, तो उनमें ये चीज़ क्यों हो गया, इन्होंने ऐसा कौन सा प्लगइन ला दिया है, ये भी तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो प्लगइन में एक चीज़ ये डाली गई है कि ये जो एआई है ये कॉम्प्लेक्स टास्क को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा था, फाइनेंशियल ऑडिटिंग कर रहा था, लेकिन ह्यूमन वैलिडेशन की ज़रूरत थी इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक चीज़ ये है, एक डर होता है जिसे हम लोग कहते हैं सैस को कैलिप्स। ठीक है, अगर आप ध्यान दोगे सैसोकैलिप्स एक टर्म है जिसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये होता है कि जब लोगों को ये डर आ जाए कि एआई रिप्लेस कर देगा सॉफ्टवेयर को ही पूरी तरीके से, रादर देन जस्ट मेकिंग इट बेटर। तो ये डर हुआ, और डर हुआ क्यों, क्योंकि क्लाउडीज जो कंपनी उन्होंने क्या किया, अपना एक प्लगइन निकाला, तो लोगों के मन में आया यार भाई इन्होंने तो एक कंप्लीट अलग प्लगइन ले आए हैं, तो उनके दिमाग में आया कहीं ये प्लगइन ऐसा तो नहीं कि सॉफ्टवेयर की ज़रूरत को ही खत्म कर दे। क्योंकि अभी तक आप जो भी देखो, चाहे जितने आप लैंग्वेजेस की बात करोगे तो सारी की सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट मिल रहा होगा एआई से, लेकिन जो प्लगइन की बात हो रही है तो यहाँ पे लोगों को लगा भैया ऐसा ना हो कि सॉफ्टवेयर ही रिप्लेस हो जाए एआई की वजह से, तो लोगों ने अपने शेयर्स बेचना स्टार्ट कर दिए। क्योंकि टीसीएस देखोगे, आईटी फर्म्स, इन्फोसिस देखेंगे, तो ये सारी सारी क्या है, ये सारे आउटसोर्सिंग है। ठीक है, जो आउटसोर्स करवाती हैं वर्क को, जो यूएसए कंपनीज होती हैं उनको देती हैं ये वर्क, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। अब आपको पता क्यों होना चाहिए, सैसोकैलिप्स एक वर्ड पता होना चाहिए, ह्यूमन इन दी लूप, HITL क्या होता है ये पता होना चाहिए। बस इस पूरे आर्टिकल में यही दो चीज़ हैं जिस वजह से मैंने इतना बड़ा आर्टिकल, आप देखोगे आप पढ़ तो लोगे लेकिन आपको ये नहीं समझ में आएगा क्या है। तो आपसे सवाल कैसे पूछें, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सैसोकैलिप्स, तो क्या है ये, तो सवाल ऐसे बोलेंगे तो आपको पता होना चाहिए जहां पे लोगों के दिमाग में डर हो कि एआई रिप्लेस कर देगा सॉफ्टवेयर को ही। ठीक है, इसका इंपैक्ट क्या है, इससे थ्रेटन हो सकता है हेडकाउंट मॉडल, ग्लोबल वेल्थ लॉस हो सकता है, और जॉब के ऊपर काफी वल्नरेबिलिटी आ सकती है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात करता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया है इलेक्शन कमीशन को कि भाई आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, दैट टू रेस्ट्रिक्टिव सॉफ्टवेयर, वो उतना ज्यादा सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो माइनर स्पेलिंग वेरिएशंस हैं वेस्ट बंगाल में, जो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसे कहते हैं, जहाँ पे जो वोटिंग लिस्ट होती है उसे रिवाइज किया जाता है, तो उसमें ये कहा गया है भैया आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसमें पर्टिकुलरली एज गैप, जैसे फैमिली मेंबर में क्या है, नेम्स के अंदर रॉय है तो रे है, तो इन सबको आप एक ग्राउंड बना दे रहे हो। क्योंकि रेस्ट्रिक्टिव सॉफ्टवेयर क्या कर रहे हैं, एकदम स्ट्रिक्ट सेंस में ये किसी भी इंसान के नाम को वैलिडेट कर रहे हैं या फिर इनवैलिडेट कर दे रहे हैं। तो ये चीज़ कहाँ पे यूज़ हो सकती है, अगर पहला क्वेश्चन बोला जाए तो आप मेंस में यूज़ कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से बोल रहा है, रेस्ट्रिक्टिव सॉफ्टवेयर का जो इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन, वो कैसे जो सॉवरिटी होती है या इलेक्शन में जो वोटिंग राइट होते हैं क्या उसको इम्पैक्ट कर सकता है, ये मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको इस वजह से आर्टिकल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसमें सिर्फ इतना ही पता करना है, आपको बाकी चीज़ें नहीं पता करना है। आप न्यूज़ में क्या है, इलेक्शन कमीशन जो रेस्ट्रिक्टिव सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या बोला, दैट्स ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट ये हो सकता है कि जो वोटर डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होता है वो हो सकता है। अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख लोगों को सम्मन मिला है कि भैया आपका नेम में इतनी डिस्पैरिटीज है, आप आइए जरा बताइए सही है गलत है। जुडिशियल इंटरवेंशन भी होगा, इससे सॉफ्टवेयर का ओवरहॉल की जरूरत होती है, और इससे धीरे धीरे क्या होगा, इससे आगे चल के प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात होती है कि किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में एक प्रॉपर फॉर्म में ये रो आई है, या फिर लोगों ने विद्रोह किया है, बोला है असेंबली में कि भैया ये तो डेथ ट्रैप है।
तो सवाल उठता है किसको डेट ट्रैप बोला जा रहा है। तो एक स्कीम है जिस स्कीम का नाम क्या है, SASCI, जिसे हम लोग कहते हैं स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये एक स्कीम है बेसिकली जो 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री सॉफ्ट लोन देती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो अब यहाँ पे सेंटर ने ये स्कीम के अंदर में जो कश्मीर है उसको कहा भैया आपको हम इतना लोन देते हैं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर असेंबली है उन्होंने कहा है भैया ये तो डेट ट्रैप है। उनके हिसाब से ये हो रहा है कि अगर आपने इस तरीके से इतना लोन दिया है और अगर हम नहीं दे पा रहे हैं तो आगे चल के आप क्या कर सकते हो, मॉर्गेज कर सकते हो, फ्यूचर एसेट्स को ले सकते हो, या फिर जो कंपनीज होंगी जो कॉर्पोरेशन लोन देंगी वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती हैं। तो आपको पता क्या होना चाहिए जी इस आर्टिकल में, SASCI क्या है, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें इतना ही पता होना चाहिए। तो आप नंबरिंग में सिर्फ ये पॉइंट लिखते चलना, इसीलिए मैं टर्म्स यूज करूं क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल समझाने, अगर हमें 10 दिन कवर करना है तो हमें उस स्पीड को ही मेंटेन करना पड़ेगा और हर उस आर्टिकल को भी इंक्लूड करना होगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकते हैं प्रीलिम्स मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव के लिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इम्पैक्ट ये हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस पता होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो आपकी वहां कश्मीर है उन्होंने कह रहे हैं भैया ये डेवलपमेंट के लिए वाइटल तो है, लेकिन इसकी वजह से जम्मू कश्मीर बिक भी तो सकता है ना। तो बाकी वो सारे इंपैक्ट्स हैं बेसिक फॉर्म में अगर देखा जाए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, नई ड्रैगन फ्लाई की जो स्पीशीज है। सबसे पहले आप लोग इस स्पीशीज का नाम लिख लेना, ऑल्दो सवाल इसके ऊपर नहीं पूछेंगे, लेकिन आप क्या होना चाहिए, ये जो ड्रैगन फ्लाई की स्पीशीज पाई गई है रबर और पाइनएप्पल प्लांटेशन में पाई गई है। तो इसमें एक पॉइंट आएगा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जब मेल और फीमेल जो स्पीशीज के होते हैं वो डिफरेंट तरीके से दिखें। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेल है ड्रैगन फ्लाई का वो रेड और ब्लैक में होता है और जो फीमेल्स हैं वो येलो और ब्लैक में होती हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे ओडैनेटोलॉजी जो होती है वो क्या होती है, साइंटिफिक स्टडी होती है ड्रैगन फ्लाई की, और यहाँ पे अगर ड्रैगन फ्लाई की प्रॉपर स्टडी हो रही है तो उसी के बाद ये आपकी नई स्पीशीज की डिस्कवरी हुई है। तो क्या यहाँ पे इसका कोई सिग्निफिकेंस है, तो सिग्निफिकेंस पहली चीज ये है कि ड्रैगन फ्लाई का क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो आपने ध्यान दिया होगा जैसे बटरफ्लाई का पॉलिनेशन में या फिर सीड डिस्पर्जल में एक रोल रहता है, वैसे ये भी इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में काफी मदद करती हैं। ठीक है, तो आपको मेन चीज क्या पता होना चाहिए, जो नई ड्रैगन फ्लाई की स्पीशीज फाउंड हुई है केरला प्लांटेशन में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसका ओवरऑल इंपैक्ट। तो कंजर्वेशन नीड बढ़ेगी इससे, जो बायोडाइवर्सिटी मैपिंग है वो भी इम्प्रोवाइज होगी इससे, और जब धीरे धीरे आप ध्यान दोगे तो इससे क्या होगा, शुरुआत के समय में जब हो रहा था तो यहाँ पे उतना ज्यादा इस स्पीशीज को नहीं वरीयता दी गई थी, इसे मिस आइडेंटिफाई कर दिया गया था कि भैया क्या पता ये कोई दूसरी हो। लेकिन जैसे जैसे इसका प्रॉपर फॉर्म में इन्वेस्टिगेशन किया गया, इसकी स्टडी की गई, तब पता चला भैया ये अलग ही स्पीशीज है कोई अपने आप में। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है एनीमिया के ऊपर। एनीमिया कैसे डायबिटीज के रिजल्ट को डिस्टॉर्ट कर रहा है। तो एक स्टडी की गई जहां पे ये देखा गया कि भैया जो एनीमिया है साउथ एशिया में, इसकी वजह से जो डायबिटीज के केसेस होते हैं उनके जो टेस्ट्स होते हैं उनके इनएक्यूरेट रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इसके अंदर आपको HbA1c जो शब्द है ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जो एवरेज ब्लड शुगर को नापता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सवाल H1N1 पूछा गया है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए HbA1c क्या है, स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। फिर G6PD डेफिशिएंसी क्या होती है, ये एक जेनेटिक कंडीशन होती है जो रेड ब्लड सेल को अफेक्ट करती है और इसकी वजह से जो HbA1c रीडिंग है वो डिस्टॉर्ट हो सकती है। तो अगर कभी किसी को एनीमिया होता है तो एनीमिया मतलब क्या है, आरबीसी के ऊपर इंपैक्ट होगा, और जब उसके ऊपर इंपैक्ट होगा और पर्टिकुलरली ये डेफिशिएंसी रहेगी तो उसकी वजह से जो टेस्ट हो रहा है डायबिटीज का वो भी इंपैक्ट हो सकता है। तो अब जब ये सब होगा तो उससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, डिले ट्रीटमेंट होगा और नए टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत भी पड़ेगी इसमें। तो आपको पता क्या होना चाहिए, पहली चीज HbA1c क्या है और G6PD क्या है, बस इस आर्टिकल में इतना ही पता होना आपके लिए बहुत है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं आरबीआई ने रिलैक्स किया है कोलैटरल रूल्स जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस के लिए क्या किया गया है, तो आरबीआई ने कहा है कि भाई जो भी बैंक्स डिमांड कर रहे हैं कोलैटरल, जो 20 लाख के अंदर का लोन है दे रहे हैं अंडर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में, तो पहली बात तो आप ये काम मत करिए, ये आरबीआई ने कहा है। तो आपको मेन टर्म्स जो पता होनी चाहिए वो क्या है, कोलैटरल का मतलब क्या होता है,
प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो होता है, इसमें क्या होता है, ये क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम होती है जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडीज दी जाती है। तो आपको मेन चीज़ क्या पता होना चाहिए, आरबीआई ने जो कोलैटरल रूल्स को रिलैक्स कर दिया। मतलब अगर कोई एमएसएमई है, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में है और 20 लाख के अंदर का लोन ले रहा है, तो वहां उनको कोलैटरल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस उसके बाद नेक्स्ट नंबरिंग करिए। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सेंटर ने कुछ नए रूल्स बनाए हैं एआई कंटेंट की लेबलिंग में। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि भैया अगर कभी भी कोई भी एआई से चीज़ें बनाई जा रही हैं, फोटो रियलिस्टिक एआई जनरेटेड कंटेंट है, तो उसमें आपको मैंडेटरी है कि आप उसको लेबल डालिए कि ये सारे कंटेंट एआई जनरेटेड हैं। वो सिंथेटिक कंटेंट हो सकता है, मतलब सिंथेटिक का अर्थ क्या होता है, मतलब जो मैन मेड है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑडियो, विजुअल या टेक्स्ट इंफॉर्मेशन हो जो कि मॉडिफाई की गई हो एआई के टूल को इस्तेमाल करके, जो कि एकदम रियल लग रही हो, उसे सिंथेटिक टूल कहते हैं। फिर यहाँ पे सेफ हार्बर क्या होता है, बेसिकली ये एक लीगल प्रोटेक्शन होता है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रिवेंट करता है कि वो आपका सू होने से बच जाए। जो उनके यूजर्स पोस्ट करते हैं जनरली और वो एआई जनरेटेड कंटेंट है, तो ये अब लाइबिलिटी भी है जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है कि देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एआई जनरेटेड कंटेंट से मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है। तो सेंटर ने ये नया रूल आईटी रूल 21 में निकाला है। तो आप फोटो रियलिस्टिक एआई जनरेटेड कंटेंट जो एक शब्द है, इसको दिमाग में रखिएगा और इसको मेंस में आप इत्मीनान से यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है कि गवर्नमेंट कैसे, जो 16th फाइनेंस कमीशन की बात हुई थी, स्टेट्स उससे कैसे गेन हुआ है। मैं आपको कई बार समझा भी चुका हूँ 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में, बट आपको एक सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन का अर्थ पता है आपको क्या होता है, जो कि डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस देखा जाता है कि कैसे सेंटर स्टेट्स में टैक्सेस को बांटेगी। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स क्या है, वर्टिकल डिवोल्यूशन की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे किस तरीके समझो कि सेंटर कितना अमाउंट देगी स्टेट को, और हॉरिजॉन्टल क्या होगा, जो अमाउंट दिया है एक्स, इसका किस तरीके से इक्वल पार्टिसिपेशन या फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिर इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सारी चीजें हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में देखी जाती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे जो कुछ भी इस बार 16th फाइनेंस कमीशन ने बात बोली है, उसमें क्या रखा गया है कि जो डेवलप्ड स्टेट्स होते हैं, ठीक है, उन लोगों ने कई बार ये पॉइंट रखे हैं कि भैया हमें ना, हम जितना शेयर दे रहे हैं टैक्सेशन का, उतने के मुकाबले हमें मिल नहीं रहा है। तो इस वजह से 16th फाइनेंस कमीशन ने इस बार ये पॉइंट ऐड किया है कि जो जितने अमाउंट में जीडीपी ऐड कर रहा है उसको उतने हिसाब से थोड़ा बहुत मिलना भी चाहिए। लेकिन अगेन कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कंसेंसस हैं जो कि आना अभी भी बाकी हैं। लेकिन 16th फाइनेंस कमीशन की बात है तो आपको मेन टर्म जो मैंने आपको रखे हैं वो क्या है, वर्टिकल डिवोल्यूशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन क्या होता है, रिवॉर्ड फॉर ग्रोथ जो इस बार 16 फाइनेंस कमीशन में डाली गई है। जिसकी वजह से मैंने आर्टिकल लिया है वो यही है क्योंकि पहली बार 10% वेटेज दिया गया है कि स्टेट कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में डाल रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग भी उनको डिवाइड या उसके अकॉर्डिंग उनमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। दैट इज इट, इसमें आपको इतना ही मेन चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, आप एक बार पॉलिटी लक्ष्मीकांत से जो कोई भी किताब आप पढ़ते हैं वहां पे फाइनेंस कमीशन को एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो आपका इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन। पहले आपको समझाता हूँ इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। जो महंगाई होती है उसी को इन्फ्लेशन कहते हो। और जब कहा जा रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हो उनके प्राइसेस में जो बढ़ोतरी हो रही है, जो इन्फ्लेशन हो रहा है, उसे आप लोग सीपीआई के अंदर में देखते हैं। तो गवर्नमेंट ने शॉपिंग कार्ट को अपडेट किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि कितने एग्जैक्टली प्राइसेस बढ़े हैं। तो जो बेस ईयर है उसको चेंज करने की बात डाली गई है 2024 में, ताकि एग्जैक्टली पता चल सके कि लोग कितने हद तक अब अपनी जो डिमांड है, जो उनके बिहेवियर होते हैं परचेजिंग, वो कैसे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो सीपीआई एक शब्द है, पता होना चाहिए। बेस ईयर क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टैंडर्ड ईयर होता है जिससे कंपेयर करके पता चलता है कि प्राइस कितना बढ़ा है या कितना घटा है। आप ऐसे ले लो 2020 में अगर एक वस्तु का दाम 100 रुपए था और 2025 में 50 रुपए हो गया, आप कह रहे हो भैया 150 रुपए चीज बड़ी महंगी हो चुकी है, तो आप बोलोगे हाँ भाई 150 रुपए हो चुका है, मतलब यहाँ पे 50 रुपए बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे 2023 से, तो वहां पे अगर देखा जाए कि ये वस्तु अगर 160 थी और अगर आप बोलो कि भैया ये 2025 में 150 हो गई, तो क्या एक सस्ती हो गई है? ये कंपैरेटिव सस्ती हुई है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो इसका ओरिजिनल 100 प्राइस था, उससे अभी भी इन्फ्लेशन चल रहा है। तो ये एक रीजन होता है बेस ईयर का इस्तेमाल करने का। ठीक है,
चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, ये बात करता है बैक्टीरिया के ऊपर। यहाँ पे एक स्टडी हुई जहाँ पे पता चला है कि साइंटिस्ट ने देखा कि जो बैक्टीरिया है ये अकेले नहीं काम करते हैं, ये भाई साहब बैक्टीरिया ने आपकी बॉडी में जाते हैं तो बातचीत भी करते हैं, और ये केमिकल्स जो होते हैं उन केमिकल्स का इस्तेमाल करके बातचीत करते हैं, और ये वेट करते हैं जब तक इनकी पूरी आर्मी ना इकट्ठा हो जाए। जब आर्मी इकट्ठा होगी तब भाई साहब ये लोग इन्फेक्शन करते हैं। अब ये स्टडी में पाया गया है प्रॉपर तरीके से। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कोरम सेंसिंग क्या होती है। एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे बैक्टीरिया को काउंट किया जाता है, देखे जाते हैं कि कितने बैक्टीरिया के दोस्त हैं, उनके आसपास कितने बैक्टीरिया हैं जो अटैक करने के लिए रेडी हैं। फिर यहाँ पे एंटी कोरम थेरेपी होती है, नई टाइप की मेडिसिन है जो जैम कर देती है सिग्नल को ही, कि जो बैक्टीरिया बात कर रहे हैं ना आपस में पूरी तरीके से बंद हो जाए, कि आप लोग बात करोगे, वॉकी टॉकी भी बात हो जाएगी, तो आपस में क्या होगा, जब उन आपके बैक्टीरियाज आएंगे, दोस्त लोग आएंगे, वो एंट्री करेंगे तो इससे चांसेस क्या बन जाएंगे, उससे इन्फेक्शन या जो भी बैक्टीरिया जिस भी टाइप की प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए होगा वो और ज़्यादा सीवियर हो जाएगी। तो आपको पता क्या होना चाहिए, कोरम सेंसिंग और एंटी कोरम सेंसिंग क्या होती है, दैट इज इट। इस पूरे आर्टिकल में सिर्फ इतना ही है जो मेन पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है जो श्रीनगर का डल लेक है उसको एक नई लाइफ कैसे दी गई है, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर ने जो 15 साल पुराना एक प्लान था, ठीक है, उसको स्टॉप कर दिया है। मतलब 9,000 फैमिलीज को जो मूव करने की बात की गई थी, तो उन्होंने कहा है भैया हम लोग क्या करेंगे, लेक को फिक्स करेंगे और जो लोग हैं वहाँ पे वो वहीं पर रहें इत्मीनान से, ऐसा कुछ दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे कुछ एक टर्म्स यूज हुए जो कहा गया था कि भैया इन साइटू रहें, मतलब जो उनके ऑन द मेन स्पॉट है वहीं ओरिजिनल प्लेस में रहें। और इसमें क्या होगा, जो सीवेज था, फर्टिलाइजर लीक हो रहा था वाटर से और वो आकर के किसमें, डल लेक में आ रहा था, तो इससे एक सुपर फूड की तरीके से काम कर रहा था वीड्स के लिए, क्योंकि क्या हो रहा था, यूट्रोफिकेशन हो रहा था। अब यूट्रोफिकेशन मतलब क्या होता है, जब न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हो जाए, कहाँ पे, पानी में, और जब इतना इन्फ्लक्स होगा तो उससे चांसेस क्या बढ़ जाते हैं, उससे जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, और जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। क्यों, क्योंकि जो वहाँ पे माइक्रोब्स होते हैं वो एक्सेसिव मात्रा में खाने लग जाते हैं, कंज्यूम करने लग जाते हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये किस चीज़ के ऊपर बात करता है, ये आर्टिकल थोड़ा सा जीएस पेपर 4 का भी टच देता है, ये आर्टिकल जीएस पेपर 2 का भी टच देता है, जीएस पेपर 3 का भी टच देता है, क्योंकि एनवायरनमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे पॉलिटी गवर्नेंस की भी बात है जो अच्छे तरीके से यहाँ पे हो रही है, ठीक है। क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें किससे रिलेट कर रही हैं, कि कैसे एनवायरनमेंट कंजर्वेशन किया जा रहा है और उसमें किस तरीके से जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनकी जो लोकेशन है उसको भी सेफगार्ड किया जा रहा है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल किसके ऊपर बात करता है, ये है इंडिया का जो वर्ल्ड में क्या रोल है वो कैसे रीफ्रेम हो रहा है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे पॉइंट कई बार सुना होगा कि जो मल्टीलैटरलिज्म है वो धीरे धीरे इरोड हो रहा है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल कहता है कि इंडिया को भैया अपनी फॉरेन पॉलिसी रीफ्रेम करनी पड़ेगी। क्यों रीफ्रेम करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, यूनाइटेड नेशन, डब्ल्यूटीओ, ये क्या हो रहे हैं, ये धीरे धीरे अब लेस इफेक्टिव बनते जा रहे हैं। अब लेस इफेक्टिव बन रहे हैं तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया को अब न्यूट्रल रहना थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स जो हैं वो तो आपको ऑब्वियस सी बात है, बेसिक तो पता ही है आपको कि इसमें क्या हो रहा है। इंडिया से कहा गया है कि आप जो है अब थोड़ा सा स्मार्ट बिजनेस लाइक डील्स को करना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ टर्म्स जैसे क्या है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को प्रेफर करिए। मतलब यहाँ पे क्या है, पहले अभी तक हम लोग रख रहे थे कि अभी हम किसी के साथ नहीं है, ये नहीं, लेकिन अब क्या है, हम लोग अपनी ऑटोनॉमी को एस्टैब्लिश करें। हम लोग बोलें कि हमारी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो हम खुद बना रहे हैं, किसी के द्वारा प्रभावित होकर नहीं बना रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर बात की जाए कुछ ट्रेड के ऊपर जो फोकस है, इंडिया एनकरेज कर रहा था, ठीक, किस चीज़ को, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको एनकरेज करता है ताकि जो इकोनॉमी है वो ग्रो हो सके और इंडिया को एक डेवलप नेशन का दर्जा मिल सके बाय 2047। यहाँ पे चाइना का चैलेंज भी है, चाइना बहुत पावरफुल हो रहा है एशिया में, और इंडिया को अपना खुद का साइबर सुपर पावर भी बनाना होगा ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग और भी अट्रैक्ट कर सके। और जो बाकी पार्टनरशिप है वो धीरे धीरे इंडिया मूव कर रहा है स्मॉलर और मोर फ्लेक्सिबल ग्रुप्स जो होते हैं, जैसे ब्रिक्स में इंडिया की रेलेवेंस बढ़ रही है। और इससे क्या हो रहा है, इससे डायरेक्टली केवल यूएसए के ऊपर या यूरोपियन यूनियन के ऊपर रिलाई करने से ज़्यादा इंडिया अब धीरे धीरे क्या कर रहा है, स्मॉलर ब्लॉक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। जैसे ग्लोबल साउथ की बात करोगे, अफ्रीका में इंडिया ने जाकर के कैसे किया, जो कैरेबियन आइलैंड्स है वहाँ पर जाकर के इंडिया ने कैसे ट्रीटीज कर रखी है। इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपका फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूपीआई
की बात करते हो, इंडिया उसका भी एक्सचेंज कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या शो करती हैं? ये शो करती हैं कि इंडिया किस तरीके से जो ग्लोबल वर्ल्ड में जो मल्टीलैटरलिज्म खत्म हो रहा है उसको कैसे वो अपने हिसाब से फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल में आपको टू द पॉइंट बताऊं तो जो देसी डॉग्स पैरामिलिट्री को ज्वाइन किया, तो यहाँ पे कुछ जो नेम है आपको बता देता हूँ। टांगखुल हुई और कोम्बाई, ये दो डॉग हैं। ठीक है, ये क्या है? ये पावरफुल हंटिंग डॉग है मणिपुर से, और ये आपके तमिलनाडु के काफ़ी ज़्यादा टफ और लॉयल डॉग हैं। तो आपको इन दोनों डॉग के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कहाँ के हैं आपसे बोल सकते हैं कि टंगुल हुई हुई क्या है और कोम्बाई क्या है, तो आप बोलोगे वहाँ बोल देंगे कैबल्स हैं, या फिर बोल देंगे डॉग्स हैं, या इंडियन ब्रीड हैं, बोल देंगे फॉरेन ब्रीड हैं। तो ये आप एक बार पढ़ोगे आर्टिकल, आपको बाय डिफॉल्ट समझ में आएगा। लेकिन मेन चीज़ क्या है न्यूज़ में कि इंडिया की जो ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री आसाम राइफल्स, उन्होंने फॉरेन डॉग्स जो थे लैब्राडोर वगैरह उनको हटा के अब इंडियन लोकल ब्रीड्स को यूज करना इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, चलो तो मेन जो चीज आप नोट करिएगा वो यही पॉइंट है जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है? जो अफ्रीकन यूनियन है, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन में क्या बड़ा स्ट्रगल चल रहा है। तो पहली चीज़ क्या है कि ये जो अफ्रीकन यूनियन है ये 55 देशों का समूह है अफ्रीका के, जहां पे अब क्या हो रहा था, अब धीरे 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 क्या हो रहा है, जो ये पूरी यूनियन की सिग्निफिकेंस है वो कम होती जा रही। क्यों? क्योंकि जो वॉर है वो नहीं रुक रही है, मिलिट्री टेक ओवर्स नहीं रुक रहे हैं, और अभी तक एक प्रॉपर फॉर्म में जो रूल्स बनाए गए थे उनको एनफोर्स भी नहीं किया जा पा रहा है। तो आपको मेन चीज़ क्या पता होनी चाहिए, अफ्रीकन यूनियन क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरी चीज़, अफ्रीकन यूनियन का क्या सिग्निफिकेंस है, और क्या वो जो उसका काम है अच्छे से कर पा रहा है, तो उसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपनी डिज़ाइन में ही वीक है। और वीक क्यों है? क्योंकि बहुत सारे एविडेंसेस दिख रहे हैं मिलिट्री कूप के, या फिर जो वॉर होती है उसको रोकने में पूरी तरीके से असफल रहा है अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, और ये सारी की सारी चीज़ें क्या शो कर रहा है? वो चीज़ें शो करता है किस तरीके से अफ्रीका यूनियन जो एक रीजनल ब्लॉक के तरीके से है, जिसकी सिग्निफिकेंस काफ़ी मानी जाती थी, और जो समिट हुई इथोपिया में उसमें उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दिख पाई है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात करता है कि इंडियन हिस्ट्री को कैसे इंटरनेट से बचाया जा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या कही जा रही है, जो 4 ASI की टीम है वो तमिलनाडु पहुंची है। अब इन पहुंचने का मतलब क्या है, यहाँ पे पहुंच के ये लोग जो भी इंस्क्रिप्ट होंगी उन स्क्रिप्ट्स को वो लोग क्या करेंगे, उसको वो कन्वर्ट करेंगे डिजिटल फॉर्म में, और कन्वर्ट करके वो लोग क्या करेंगे, उसको वो डिजिटल लाइब्रेरी में स्टोर करेंगे। क्यों? ताकि वो डिसअपियर ना हो सके हमेशा के लिए, क्योंकि जो भी कॉपीज एंशियंट स्टोन कार्विंग्स में होती हैं, ऐसी जहाँ पे होती हैं जो रेसिडुअल मैटर या फिर वो आगे चल के खत्म हो जाते हैं, तो इससे हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो इतिहास है, जो हमारी हेरिटेज है, वो कभी ना कभी उसका एकदम वैनिश हो जाए। तो इस वजह से अभी कोशिश की जा रही है कि उसको डिजिटल मीडियम में रखा जाए। तो इसी के लिए एक प्रोजेक्ट है भारत श्री, एक नई डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें कोई भी जा करके ऑनलाइन रीड कर सकता है एंशियंट रिकॉर्ड्स को। ठीक है, अब यहाँ पे एक और वर्ड आता है एस्टैम्प पेज। क्या होता है? ये एक तरीका होता है जिसमें पेपर कॉपी बनाई जाती है स्टोन कार्विंग की। और ये कैसे क्या, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक प्रॉपर तरीके से पूरी स्क्रिप्ट है, तो यहाँ पे एक वेट पेपर डाला जाएगा, जिससे क्या होगा, वो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट की बातें इस पेपर के ऊपर अच्छे से आ जाएंगी, और उसी लेटर का जो इंक होगी उसमें, उसका इस्तेमाल करके उसको हम डिजिटल लाइब्रेरी में डाल देंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेन चीज क्या पता होना चाहिए, जो यूज कर रहा है ASI टेक का, किस चीज के लिए, हेरिटेज को सेफगार्ड करने के लिए। तो इसमें भारत श्री प्रोजेक्ट को जोड़ दोगे तो आप इसको प्रीलिम्स भारत श्री के लिए समझिएगा, मेंस के लिए आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इसको जोड़ सकते हो, आर्ट एंड कल्चर सेक्शन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है नेचर कैसे अपना पेंट लूज कर रहा है। ये पर्टिकुलरली बात हो रही है किस चीज के रिगार्ड में, जो धीरे 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 जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो पोल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से कोरल रीफ में किस तरीके से डिसकलरिंग हो रही है। क्योंकि अब जब ये होगा तो उसके जो कलरिंग होगी वो धीरे धीरे क्या होगी, डल हो जाएगी। तो इसके अंदर कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे क्या होता है आपका ग्लोगल्स रूल्स क्या होता है, ये बायोलॉजिकल रूल होता है जो कहता है भैया जब एनिमल वार्म ह्यूमिड प्लेस में होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, ये आपके डार्कर प्लेस वाले जो होते हैं उनसे थोड़ा सा हटके होते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा ये पॉइंट समझाता हूँ। ये कहता है कि जो एनिमल्स डार्कर रीजन में होते हैं और जो एनिमल कोल्ड रीजन में होते हैं,
इन दोनों रीजन्स में एक प्रॉपर डिस्टिंक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो डिस्टिंक्शन होगा, अगर क्लाइमेट चेंज धीरे धीरे बढ़ेगा तो इससे डिस्टिंक्शन कम हो जाएगा, और इससे चांसेस क्या है, जो ड्राई वाले हैं, जो कोल्ड वाले हैं, अगर वहाँ पे हल्का हल्का आपकी ह्यूमिडिटी पहुंचेगी, गर्मी पहुंचेगी, तो उनका एडेप्टेशन जो हो रखा है वो इम्पैक्ट हो सकता है। कोरल ब्लीचिंग मतलब क्या होता है? तो कोरल ब्लीचिंग मतलब होता है, जो कोरल रीफ्स आप सुनते हो तो आपने सुना होगा कोरल रीफ क्या होते हैं। कोरल रीफ का मतलब होता है कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, कोरल पॉलिप्स, और फिर वहाँ पे एल्गे होते हैं, जूक्सैंथले। तो अक्सर क्या होता है, जो आपके ये एनिमल होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट को रिलीज करते हैं, और उसी में आकर के ये जो आपके जूक्सैंथले एल्गे होते हैं ये रहते हैं। अब इसी वजह से यहाँ पे कलरिंग होती है। लेकिन जब ओशियन वार्म होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, जो आपके एल्गे होते हैं वो मरने लग जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो कोरल्स बचता है, हड्डी का ऐसे कंकाल टाइप आपको दिखेगा, तो वो वाइट या फिर डाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसी वजह से कहा गया है नेचर कैसे अपना पेंट को लूज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेन चीज क्या पता होना चाहिए, मेन चीज है ग्लॉगस रूल क्या है, कोरल ब्लीचिंग का क्या अर्थ होता है। मैं टर्म्स के लिए इस्तेमाल किया है खाली, ताकि अगर इस टर्म से कभी कोई सवाल पूछे तो आपको एक आइडिया रहे, और जो न्यूज में चल रहा था मैंने उसको भी यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रखी है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, एंशियंट इजिप्ट पे, ठीक है। अब इजिप्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया है कि भाई जो एंशियंट इंडियन स्क्रिप्ट्स थी वो इजिप्शियन टॉम में पाई गई हैं। तो ये चीज शो करती है कि भैया जो इंडियन ट्रेडर्स थे वो इजिप्ट के साथ कनेक्ट हो रखे थे, वहां पे लिविंग और वर्किंग कंडीशन थी इंडिया वाली। तो यहाँ पे क्या है, तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट दिखी है। अब यहाँ पे तमिल और ब्राह्मी स्क्रिप्ट दिख रही है, तो इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे साउथ इंडिया पहले ही कनेक्ट हो रखा था बहुत ज्यादा किसके, इजिप्ट के साथ में। तो एकमात्र यही एक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि जो हमारा कनेक्शन है मिडिल ईस्ट के साथ, या फिर जो आपकी फॉरेन कंट्रीज हैं, वो किस तरीके से पता चलता है, बाय सीइंग जो स्क्रिप्ट हमारी दूसरे देशों में एग्जिस्ट करती है। और ये क्यों हम जाते थे, पर्टिकुलरली मेन पर्पस ट्रेड का होता था, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है जो एलियन प्लैनेट्स इन्वेट कर रहे हैं नॉर्थ पोल में। तो यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे नॉर्थ पोल वार्म हो रहा है तो बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, जो बाकी जगहों पे रहते थे अब वो शिप्स के माध्यम से, लोगों के माध्यम से अब नॉर्थ पोल में ग्रो करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो इससे ये जाना जा रहा है कि कहीं इनके ग्रो होने से वहाँ का लोकल एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय ना होने लग जाए, कहीं ये स्पीशीज इन्वेजिव ना बन जाए। तो जो नेचुरल बैरियर है, जैसे आप पहले क्या देखते थे, जो एक्सट्रीम कोल्ड है, आइस है, अभी तक वो एलियन प्लांट्स को अलग रख रहा था, लेकिन जब लोगों की एंट्री होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो इससे ये हो सकता है कि जो इन्वेसिव प्लांट्स जब एंटर करेंगे तो इससे चांसेस ये हो सकते हैं कि वहाँ का जो प्रॉपर इकोसिस्टम बिल्ड हो रखा है नॉर्थ पोल का, वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। तो मेन चीज़ क्या पता होनी चाहिए इसके टर्म्स में, कि नेचुरल बैरियर, इन्वेसिव स्पीशीज और एलियन प्लांट्स के एंटर होने से नॉर्थ पोल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये बात करता है, यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने एक फंड बनाया जिसका नाम है अर्बन चैलेंज फंड। 1 लाख करोड़ के प्रॉपर एक बजटिंग पे इसको डाला गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य है जो इंडियन सिटीज हैं उनको ग्रोथ हब में कन्वर्ट किया जाए, उनको इस तरीके से कन्वर्ट किया जाए कि वो रिजिलियंट हो सकें और क्लाइमेट रेस्पॉन्सिव हो सकें। मतलब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस तरीके से किया जाए कि ये डिजास्टर प्रोन रहे। यहाँ पे क्लाइमेट जो डिजास्टर्स आती हैं या क्लाइमेट से कनेक्टेड जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनमें रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ सके, ठीक है। तो यहाँ पे पेन चीज क्या डाली गई, यहाँ पे क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी भी दी गई है। यहाँ पे सेफ्टी नेट डाला गया है कि गवर्नमेंट प्रॉमिस किया है कि भैया हम आपको लोन देंगे, और अगर ये लोन दे रहे हैं तो आप इस लोन का इस्तेमाल करिए और इससे कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करिए जिससे जो अर्बन सिटीज़ हैं वो रिजिलियंट बन सकें। और जब रिजिलियंट बनेंगी तो उससे चांसेस क्या होंगे, ये ओवरऑल वहाँ पे जो एक प्रॉपर जो ह्यूमन इकोसिस्टम बना हुआ है, इकोसिस्टम मतलब क्या है, जो वहाँ पे मार्केट इकोनॉमी बन रखी है वो अच्छे तरीके से सस्टेन कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज कर रही है, और इसमें 25% कॉस्ट गवर्नमेंट भी कवर कर रही है। मतलब आसान सी भाषा में अगर समझोगे तो यहां पे गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि भैया अगर आप पैसा ले भी रहे हो, पर्टिकुलरली कोई कंपनी पैसा ले रही है और वहां पे कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट करने में अगर आप नहीं लौटा पा रहे हो तो उसमें ऐसा नहीं कि आपको हम बहुत दिक्कत करेंगे, हम आपका जो लोन होगा ना उसको बहुत आसान कर देंगे रिटर्न करना। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि ये अर्बन चैलेंज फंड क्या है, इसका उद्देश्य क्या है।
तो अर्बन सिटीज़ इंडियन जो हैं उनमें जो आपकी प्रॉब्लम्स प्रिवेल कर रही हैं उनको एड्रेस करने के लिए फंड बनाया गया है। इसी का एकमात्र मतलब ऐसे ही अपने दिमाग में आप रखिएगा, ठीक है। चलो, और इसको कैसे समझ सकते हो, इसे यहाँ पे क्या लिखा है, चैलेंज मोड एक शब्द लिखा है। तो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे सेलेक्ट किए जाएंगे, मतलब किस प्रोजेक्ट को कितना पैसा मिलेगा, तो ये कैसे देखा जाएगा, एक ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटिशन होगा जहाँ पे सिटीज सबमिट करेंगी हाई इम्पैक्ट प्रपोजल, और जो हाई इम्पैक्ट प्रपोजल होगा वहाँ पे बताएंगे कि भैया ये कम जो सिटीज़ हैं ये सिटीज़ इस तरीके से डेवलपमेंट करना चाह रही हैं और ये होने से उस सिटी में इतना रेजिलियंस बढ़ेगा, इतना क्लाइमेट रिस्पॉन्सिवनेस आएगी, तो गवर्नमेंट डिसाइड करिए किसको कितनी कहाँ पे फंडिंग देनी है, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है आसाम का जो बैम्बू है, बैम्बू पावर्ड बायो इथेनॉल प्लांट्स। तो अब आसाम क्या कर रहा है, आसाम अब बैम्बू के लिए रूम बना रहा है। वहाँ पे जो आपके प्लांट्स होते हैं, जैसे आपने क्या टी प्लांटेशन होता है, तो वहाँ पे ये हुआ है गवर्नमेंट ने लैंड लॉ को चेंज किया है। पर्टिकुलरली बात की जाए तो वहाँ पे जो आपका लैंड होल्डिंग एक्ट 1956 है उसके अंदर बदलाव करके ये लाया गया है कि जो वहाँ पे नॉन टी एक्टिविटीज़ हैं वो करवाई जा सके। मतलब अगर आप वहाँ पे चाय उगा रहे हो, ठीक है, तो जो भी आपका लैंड होगा उसमें 5% अपनी लैंड पे आप नॉन टी एक्टिविटीज को कर सकते हो, जैसे बैम्बू ग्रोथ करवा सकते हो। अभी बैम्बू को क्यों कहा गया, क्योंकि इसी बैम्बू का इस्तेमाल किया जाएगा बायो इथेनॉल को बनाने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये आसाम का बैम्बू पावर्ड बायो इथेनॉल प्लांट कहा गया है। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ यह है कि गवर्नमेंट इथेनॉल प्रोडक्शन को प्रमोट कर रही है। अगर किसी स्टेट में इथेनॉल का प्रोडक्शन होना है तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए बहुत जरूरी चीज हो जाती है कि पहले आपके पास रॉ मटेरियल तो पहुंचे। रॉ मटेरियल नहीं पहुंचेगा तो कैसे काम हो पाएगा। तो यहाँ पे वो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया गया कि आपको हम 5% जमीन पे आप काम करिए और वो एज अ फीड स्टॉक इस्तेमाल होगा, और उससे क्या होगा, 2G बायोइथेनॉल, मतलब सेकेंड जनरेशन फ्यूल जो कि फार्म वेस्ट से बनाया जाता है, नॉन फूड आइटम जैसे बैम्बू से बनाया जाता है, रैदर देन जो फूड क्रॉप्स होती है कॉर्न या फिर शुगर। तो कॉर्न शुगर के लिए अलग होता है, लेकिन जो 2G बायोइथेनॉल होता है ये वेस्ट से बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये 2G इथेनॉल का मतलब पता होना चाहिए। और आसाम ने ये जो बदलाव कर रखा है किसके अंदर, जो आपका लैंड होल्डिंग एक्ट है 1956 का उसमें, और क्या किया है, 5% जमीन पे आप उगा सकते हो इन सब चीजों को, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है कि किस तरीके से, अब ये आर्टिकल आप मेंस के लिए यूज करोगे, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए इसमें एज सच कुछ नहीं है जो पूछेंगे, बट मेंस के लिए जरूरी पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हो, पर्टिकुलरली ज्योग्राफी सेक्शन में। अब यहाँ पे स्टडी की गई है, वहां पे पाया गया है कि जो इंडस रिवर बेसिन है वो इंक्रीज हुई है 8%, लेकिन वहीं पे जो गंगा रिवर एक डेटा है वो 17% डिक्लाइन हो गई है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, जो गंगा रिवर में बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, और वहीं पे इंडस रिवर की बात की जाए तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हुए उसकी वजह से क्या हो रहा है, उससे धीरे 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 एक फीडिंग हो रही है इंडस रिवर में। अब ये दोनों का इंपैक्ट समझिए, अगर डिक्लाइन हो रहा है गंगा में तो इससे क्या होगा, मेन रीजन कहा गया इंटेंसिव पंपिंग की गई है, और इसकी वजह से क्या होगा, जो नेचुरल फ्लो है वो रिवर्स हो चुका है, वो इम्पैक्ट हो चुका है। तो जो आपका वाटर को या फिर जो वाटर सप्लाई कर रही थी गंगा, अब धीरे धीरे वो भी सीवियरली इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये आपको सिर्फ डेटा का एक आर्टिकल है जहां पे आपके दिमाग में होना चाहिए कि कैसे रिवर का जो फ्लो होता है वो चेंज होता है पर्टिकुलरली, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है कैसे स्लीप, सोना क्लीन करता है ब्रेन को। तो एक स्टडी की गई है कहाँ पे, जो फ्रूट फ्लाइज होती हैं उनमें उनमें स्टडी करके ये पाया गया है कि जब वो सोती हैं तो उनके सोने पे क्या होता है, जो उनके ब्रेन के अंदर की फैट सेल होती है ना वो रिमूव होती है, मतलब मोटापा कम होता है उनके दिमाग का। तो यहीं पे एक चीज क्या होती है, रिमूविंग फैट सेल फ्रॉम ब्रेन टू कीप इट हेल्दी। ये किसके रिगार्ड में बात हो रही है, मतलब ये बात हो रही है ह्यूमंस ने, ये फ्रूट फ्लाइज के रिगार्ड में बात हो रही है कि जब वो अच्छे से नहीं सोती हैं तो उसमें उनकी प्रॉपर फॉर्म में जो मेमोरी होती है वो पुअर रहती है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है और लाइफ शॉर्टर होती है। यहीं पे ग्लायल सेल होती है, स्पेशल टाइप की सेल होती है ब्रेन में जो एक जेनिटर के तरीके से काम करती है, मतलब जो ब्रेन के न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने वाली सेल होती है उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे आपको मेन चीज़ क्या पता होना चाहिए, ये है आपका हीमोसाइट्स, या फिर आप कह सकते हो हीमोटोसाइट्स। क्या होता है, ये एक सर्कुलेटिंग इम्यून सेल होती हैं ब्लड के अंदर में। ये क्या करती हैं, ये क्लीनिंग प्रोसेस के तरीके से काम करती हैं। जब इंसान सोता है तो उसमें क्लीनिंग करने का काम ये सेल्स करती हैं। तो जो स्टडी पाई गई है उसमें पाया गया है कि भैया जो ब्रेन के अंदर मोटापा होता है वो कम होता है, उसको क्लीन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है जब ये आपकी फ्लाइज सोती हैं, ठीक है। तो आपको ये 2-3 चीज़ें मेन है जो आपको मेन पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कैसे इनहेल्ड गैस को
हम यूज कर सकते हैं टू फाइट सुपर बग निमोनिया। अब होता क्या है, यहाँ पे इनहेल्ड गैस का नाम क्या है, उसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये इसी बार क्वेश्चन भी 2024-25 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लड वेसल का जो आपका प्रॉपर फॉर्म में वाइडन या फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कौन से एलिमेंट या फिर कौन से कंपाउंड की वजह से होता है, तो वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में यूज होती है। तो रिसर्च में ये पाया गया है कि भैया जब नाइट्रिक ऑक्साइड को इनहेल किया जाता है तो धीरे 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 क्या होता है, जो ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं लंग्स के वो रिड्यूस होने लग जाते हैं। तो ये एक पोटेंशियल न्यू ट्रीटमेंट के तरीके से निकल के आया कि भैया अगर ये ऐसे यूज करेंगे तो सीवियर निमोनिया केसेस को ट्रीट करने में मदद मिल जाएगी, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड तो पहले ही अवेलेबल है। तो अगर ये पता गया है नाइट्रिक ऑक्साइड अगर लोगे उससे निमोनिया की सीवियरिटी कम हो जाएगी तो उससे तो अच्छा ही है। तो जो ड्रग रेसिस्टेंट सुपर बग होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो इवॉल्व हुए हैं और नॉर्मल एंटीबायोटिक्स उनको नहीं मार पा रही हैं, तो उनको एड्रेस करने में काफी ज्यादा मददगार साबित होंगे क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आपको ये पता होना चाहिए सुपर बग निमोनिया में किस तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड मददगार साबित होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है यहाँ पे जो आपकी इसरो ने लॉन्च किया था, पर्टिकुलरली बात की जाए इसरो ने जो आपका लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 था, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ है, उसकी डेब्रीज आकर के मालदीव के अनइनहैबिटेड आइलैंड के ऊपर गिरी हैं। तो इससे क्या हुआ है, इससे इसका इम्पैक्ट क्या समझ सकते हो, इम्पैक्ट ये है कि ये एक डिमांड को भी उठाता है कि हम कैसे स्पेस में ट्रीटीज करें दूसरे नेशन के साथ, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि ये डेब्रीज किसी तरीके से कोई नुकसान ना फैलाएं, ये दूसरी चीज हो जाएगी, क्योंकि इससे चांसेस क्या हो सकते हैं, अगर कोई स्पेस से कोई डेब्री आ रही है वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम वाली चीजें हैं, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, अभी प्रॉपर फॉर्म में स्पेस को एक्सप्लोर नहीं किया गया है, वो रेडिएशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उससे कहीं यहाँ पे कोई म्यूटेशन या फिर वायरस का इवोल्यूशन ना हो जाए। तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी भी एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। तो किस तरीके से स्पेस में जो सैटेलाइट्स जाती हैं, जो रॉकेट्स जाती हैं, उनको किस तरीके से रिसाइकिल किया जाए, ये एक बड़ा पॉइंट आता है इसमें। तो यहाँ पे पेलोड फेयरिंग क्या होता है, ये जो नोज कोन होती है जब रॉकेट जाती है तो उसकी नोज कोन जो होती है जो प्रोटेक्ट करती है सैटेलाइट को, पर्टिकुलरली जब वो एटमॉस्फेयर से पास थ्रू करके जाती हैं पर्टिकुलरली स्पेस में। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो जो सिमिलर डेब्रीज हैं वो श्रीलंका में पाई गई थी, लेकिन इसरो ने अभी भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया है। बट पर्टिकुलरली ये चीज़ क्या है, यहाँ पे इसरो का प्रॉपर साइन था और ये मालदीव में पाया गया है। तो ये एक सिंपल अभी भी सिर्फ एक न्यूज़ वाली बात है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एड ऑन चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझाई हुई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है एक काऊ है जिसका नाम है वेरोनिका। तो इनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया गया, इसमें ये किया गया है कि भाई ये जो ब्रश का इस्तेमाल करके स्क्रैचिंग कर सकती हैं, मतलब ये आप नोटिस करो ये ब्रश है, ये एक लकड़ी का आप नोटिस करते हो ना, तो इसका झाड़ू टाइप का इस्तेमाल करके ये दांत में रख के ये अपनी ही खुद की ये स्क्रैच कर सकते हैं बॉडी पार्ट्स को, जहां पहुंच नहीं पा रहे वहां टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे चैलेंज होता है कि भाई क्या स्मार्ट एनिमल्स केवल चिमसी होते हैं जिन्हें टूल यूज करने से ओरांगुटान की बात होती है। अब सवाल उठता है मैंने लिया क्यों, क्योंकि ओरांगुटान के ऊपर सवाल पूछा गया है कि कौन कर सकता है टूल्स का इस्तेमाल करके स्क्रैपिंग। तो ये भी एक काऊ की बात हो रही है जहां पे काऊ में ये एक चीज एक फिनोमिना देखा गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ शब्द हैं, ये क्या है, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। यहाँ पे क्या होता है, ये ह्यूमन बींग्स ही केवल सुपीरियर हैं और बाकी तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो इसको हम कहते हैं कि अपने आप को हमेशा अहम में रखना, ये भी एक चीज़ है जिसको एक पर्टिकुलर टर्म कहा जाता है। तो आपको मेन चीज़ क्या पता होना चाहिए, मेन चीज़ ये पता होनी चाहिए कि काउस भी इस्तेमाल कर सकती हैं, बट ये अभी केवल एक एविडेंस है जो कि पाया गया है जिसे डॉक्यूमेंटेशन में डाला गया है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, इंडिया प्रायोरिटाइज कर रहा है कि भैया वो प्रोडक्शन करे केमिकल्स का, एंजाइम्स का, वो किससे बने हो केमिकल एंजाइम, प्लांट से, और जो वेस्ट से बने हो, रैदर देन मेकिंग इट फ्रॉम ऑयल या पेट्रोकेमिकल्स। अब ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इंडिया चाह रहा है कि बायो बेस्ड केमिकल को बनाया जाए, मतलब ऐसे केमिकल जो कि लिविंग मैटर से बने हों। तो यहाँ पे आपको मेन चीज़ क्या पता होनी चाहिए, ये पता होनी चाहिए कि यहाँ पे एंजाइम्स का मतलब क्या होता है, बायो E3 पॉलिसी क्या होती है। बायो E3 पॉलिसी का मतलब क्या है, बायोटेक फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट। तो अब अगर यहाँ पे बायो बेस्ड केमिकल धीरे धीरे
ट्रांजिशन करेगा तो उससे पॉल्यूशन रिड्यूस होगा, एनर्जी का प्रॉपर यूज होगा। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रिवेल करता है कि भाई अगर आप ट्रेडिशनल केमिकल्स से हट करके आप बायो बेस्ड केमिकल का इस्तेमाल करोगे, उससे ट्रीटमेंट करोगे, उससे पोल्यूशन रिड्यूस करने की कोशिश करोगे, या इससे किसी भी तरीके की जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड काम है उससे हटोगे, तो ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, लेकिन फिर भी इंडिया पुश कर रहा है ग्रीन बायो बेस्ड केमिकल के ऊपर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, ये बात करता है जो टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट होते हैं, तो जो प्लास्टिक वेस्ट है उनको हटाने के लिए कैसे बायोडिग्रेडेबल बीड्स बनाए गए हैं पर्टिकुलरली। ठीक है, और ये जो बायोडिग्रेडेबल बीड्स हैं किससे बने, ये प्लांट से, पौधों से बनाए गए हैं जिसमें सीड्स कंटेन होंगे। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे पीएलए एक टर्म है, सस्टेनेबल थ्रोस क्या होता है, तो आप पहले न्यूज़ को समझो। प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो प्लास्टिक वेस्ट जब बहुत ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, उसको हटाने के लिए हमने क्या किया, जो बीज होते हैं बायोडिग्रेडेबल बीज को उनके साथ डाला, तो इससे धीरे धीरे क्या होगा, इससे जो आपके प्लास्टिक वेस्ट है उसको टैकल किया जा सकता है। तो आपका पॉलीलैक्टिक एसिड क्या होता है, ये प्लास्टिक लाइक मटेरियल होता है जो प्लांट के स्टार्च से बनाया जाता है, जो नेचुरली ब्रेक हो सकता है। तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि प्लास्टिक की बजाय हम इनका इस्तेमाल करें प्लास्टिक में। ठीक है, अब यहाँ पे सस्टेनेबल थ्रोस क्या होता है, ये ऐसे आइटम्स होते हैं पर्टिकुलरली जो कि इन्वायरमेंट में होते हैं, बट पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करते हैं उतना ज़्यादा, इसलिए इनको सस्टेनेबल कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो बीड्स हैं ये सॉइल में डाले जा सकते हैं जहां पे प्लास्टिक डिसॉल्व हो। अब जब डिसॉल्व होगा तो उससे क्या होगा, धीरे 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 प्लास्टिक को भी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और जो प्रॉब्लम है वो भी रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ आप देखिए मार्डी ग्रास बीड क्या है। मार्डी ग्रास बीज का मतलब आपको पहले बता दिया है कि ये एक बीड है। ठीक है, बीज टाइप का बनाया गया है, किससे, किसका, यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल है पूरी तरीके से। ठीक है, तो इस पूरे आर्टिकल में जो मेन पॉइंट है वो क्या है, मेन पॉइंट है ओकरा सीड का जो इस्तेमाल किया गया, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है यहाँ पे जो ग्रीन निकोबार या ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है उसको एनजीटी ने ग्रीन लाइट दे दी है। 92,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसको अब प्रॉपर फॉर्म में एक ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब जा करके वो इस पे प्रॉपर फॉर्म में गवर्नमेंट अपना काम कर सकती है। अब इसके अंदर पॉइंट क्या, आपने कई बार सुना होगा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट किस तरीके से बहुत ज़्यादा टसल में या प्रॉब्लम में क्रिएट हुआ था। कैसे, वहाँ पे जो ट्राइब्स थी उन ट्राइब्स ने कहा कि भैया ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमारा प्रॉपर सैंक्शन नहीं लिया गया है, हमारे प्रॉपर साइंस नहीं लिए गए हैं। ये सिर्फ अपने ही फॉर्म में इन्होंने कहा है कि हमने सारे अप्रूवल ले चुके हैं बट नहीं लिए हैं। कई बार इसके ऊपर पॉइंट्स उठे, लेकिन फाइनली एनजीटी ने क्या किया है, एनजीटी ने क्लियर कर दिया है, कहा कि भैया ठीक है, आप लोग जो है स्ट्रैटेजिक और नेशनल इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए आप इस चीज़ को कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ आउटवेट कर रही है इन्वायरमेंटल ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे किसको वरीयता दी गई है, एक होती है इन्वायरमेंट ऑब्लिगेशन, जो ऑब्जेक्शंस जो हो रहे हैं वो 10 यूनिट के हैं, लेकिन वहीं पे देखा जाए जो स्ट्रैटेजिक और नेशनल इंपॉर्टेंस है वो अगर 50 है। तो यहाँ पे कहा गया भैया यहाँ पे हमें ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है इसकी जो लोकेशन है, जो इसकी राष्ट्रीय स्तर पे ज़रूरत है वो ज़्यादा ज़रूरी है कंपेयर टू इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्शन। तो ये इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए इसको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी बनेगा, मेजर शिपिंग हब बनेगा, यहाँ पे कार्गोज, अब कॉलोनीज एक प्रॉपर फॉर्म में टाउन्स बनेंगे और यहीं पे एयरपोर्ट्स भी बनेंगे। एनजीटी का कई बार आपको मतलब समझा है, एनजीटी क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ट्रिब्यूनल टाइप का है। ये क्या करती है, ये इन्वायरमेंट जस्टिस देने का काम करती है पर्टिकुलरली। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात करता है, साइंटिस्ट ने डेवलप किया है एक नया जेनोम एडिटिंग स्ट्रैटेजी जो कि पोटेंशियली ट्रीट कर सकती है कई डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स को। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक ही टूल का इस्तेमाल करके कई जेनेटिक डिसऑर्डर को टूल कर सकते, कई जेनेटिक डिसऑर्डर्स को वो ट्रीट कर सकते हैं। अब आपने सुना होगा क्रिस्पीआर टेक्निक। ठीक है, क्रिस्पीआर कैस9, तो कैस9 क्या है, ये मॉलिक्यूलर सीजर होती है। तो जो आपकी जीन होती है इंसान की, उसमें जब प्रॉब्लम होती है तो सीजर का इस्तेमाल करके कट किया जाता है, फिर वहाँ पे जो भी डालना होता है 1 बाय 1 करके डाल देते हैं। तो यहाँ पे एक टेक्निक जो डेवलप की गई है ये पर्ट टेक्निक है, अभी भी ये अप्रोच पे है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत एक्सटेंसिवली इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सिंपल अभी भी चल रहा है।
तो यहाँ पे क्या है, इस पर टेक्निक का इस्तेमाल करके क्या होगा, ये धीरे 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 वही सेम काम करेगी। यहाँ पे जो भी जेनेटिक चेंज करने होंगे ये डायरेक्टली वहाँ पे कर देगी, और केवल एक जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं बल्कि बाकी जेनेटिक डिसऑर्डर को भी ये सही कर सकती है, एक ही टेक्निक, एक ही टूल का इस्तेमाल करके। बार बार आपको नहीं करना पड़ेगा उसको। यहीं पे एक शब्द आता है, कुछ टर्म्स, वो क्या है, एक है प्राइम एडिटिंग, एक होता है नॉनसेंस म्यूटेशन। ये क्या होता है, ये टाइनी एरर होता है पर्सन के डीएनए में, जो बॉडी को बताता है वाइटल प्रोटीन को ना बनाए। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, नॉनसेंस, जैसे वर्ड भी आ रहा है ना, नॉनसेंस म्यूटेशन क्या ही होगा। अब यहाँ पे प्राइम एडिटिंग क्या है, ये हाईली प्रिसाइज वे होता है जहाँ पे सर्च और रिप्लेस किया जाता है डीएनए के पार्ट को बिना उसे डैमेज किए गए। जो बाकी सेल्स होती हैं, रेस्ट ऑफ द सेल्स होती हैं, उनको बिना डैमेज किए गए, जो आपकी मेन इंपॉर्टेंट सेल है जहाँ पे उन्हें रिप्लेस करना है, जो एक्चुअली में डैमेज है, उनको सही करने का काम करना, उसे प्राइम एडिटिंग कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेन चीज क्या पता होनी चाहिए, पर्ट क्या है, फिर प्राइम एडिटिंग क्या है, नॉनसेंस म्यूटेशन क्या है। ये सारी ऐसी चीजें जो आगे चल के कई बार न्यूज में आने वाली हैं। तो अभी इसे बहुत ही नीश, एक बहुत ही बेसिक स्टेज पे चल रहा है। ठीक है, अभी इसका हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे इवॉल्व करेगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है, यहाँ पे कहा गया है कि बजाय हर एक बिल्डिंग में आप एसी लगवाओ, हर एक जहां पे आप नॉइजी एसी लगवाओ, इंडिया अब लुक कर रहा है डिस्ट्रिक्ट कूलिंग के ऊपर। मतलब वन सेंट्रल प्लांट लगेगा जो आप क्या करेगा, कोल्ड वाटर को भेजेगा और उससे कई बिल्डिंग एक बार में ठंडी हो जाएंगी। तो इसमें क्या है, ये एक पॉइंट है, ये न्यूज़ है जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। अब आप इसको मेंस में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहीं पे सवाल अगर ध्यान होगा तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी स्टोरेज के ऊपर सवाल पूछा गया है। तो आप सही बोल सकते हैं भैया, एयर कंडीशनिंग में अगर आप लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा या फिर इसको डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, कि एक एक बिल्डिंग में एसी लगाने के बजाय एक यूनिट कहीं पे लगाइए और वो कूलिंग करे प्रॉपर टाइप में। तो ये भी एक तरीका है। तो इसके अंदर कुछ टर्म्स यूज हुए, वो क्या है, एक हीट आइलैंड इफेक्ट है। यहाँ पे क्या होता है, जब बहुत सारी इंडिविजुअल एसिड एसीज जो हैं वो यूनिट रहें, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हॉट एयर आउटसाइड ब्लो करेंगी, उससे जो सिटीज़ हैं या फिर जो आस पास की स्ट्रीट्स हैं बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। ठीक है, यहीं पे एक शब्द है थर्मल स्टोरेज का। तो क्या होता है, यहाँ पे आइस और वाटर को जब बनाया जाए रात में, और इससे क्या होता है, इससे धीरे धीरे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी चीप फॉर्म में देखी जाएगी, तो इसको जब इस्तेमाल किया जाए कूल करने के लिए, जब हॉट डे रहे, तब हम लोग कहते हैं इसको थर्मल स्टोरेज। तो थर्मल स्टोरेज मतलब क्या होता है, यहाँ पे आइस और कोल्ड वाटर को जब रात में यूज किया जाए और इसको दिन में जब गर्मी रहे तो वहां पे इस्तेमाल करके ठंडा हक दी जाए। तो एक तरीका होता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 40% तक बचा सकती है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब गिफ्ट सिटीज में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और सिटीज कूल भी रहेंगी, इवन दो लेस पावर का भी इस्तेमाल होगा और लेस स्पेस का भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है, ये कहता है कि इजी डिजिटल पेमेंट फॉर फॉरेन टूरिस्ट। अब आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, एआई इम्पैक्ट समिट हो रही है। ठीक है, उसमें इंडिया ने एक्सटेंड किया है यूपीआई वन वर्ल्ड वॉलेट। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य रहेगा जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं वो इंडियन शॉपकीपर्स को पे कर सकते हैं। दैट इज इट, पर्सन टू मर्चेंट मॉडल यहाँ पे अपनाया गया है। तो आपको पता क्या होना चाहिए पेपर के लिए कि यूपीआई वन वर्ल्ड कब लॉन्च किया गया, एआई इम्पैक्ट समिट में। दूसरी चीज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में इंडियन शॉपकीपर्स को आके डायरेक्टली पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लोकल या हम आप पे करते हैं। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, ये बात करता है कि जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जेनेवा में जब न्यूक्लियर टॉक्स हो रही है यूएस के साथ, तो उसी टाइम पे जो ईरान की मिलिट्री है वो मैसिव लाइव फायर ड्रिल कर रही है। कहाँ पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। तो अब आपको पता होना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहली बात कहाँ पे, ये न्यूज में है खाली। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स ध्यान दोगे तो क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो यहाँ से सवाल पूछा गया है, यूपीएससी ने कई बार यहाँ सवाल पूछे हैं। एक पॉइंट क्या है, जो पूरे वर्ल्ड में जो आपके न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं पर्टिकुलरली, या फिर जो आपका फिसाइल मटेरियल होते हैं, उसका स्टॉक पाइलिंग जब की जाती है किसी कंट्री के द्वारा, तो उसको मॉनिटर करता है ये। और यहीं पे अगर आप ध्यान दोगे तो जो आपका इंपोर्टेड यूरेनियम यूज होता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, तो उनको भी मॉनिटर करता है ये आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और इसी पॉइंट के ऊपर यूपीएससी ने पीवाईक्यू भी पूछा हुआ है।
तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या पता होना चाहिए, एक तरफ ईरान जा करके कोशिश कर रहा है कि न्यूक्लियर टॉक की जाए, ऑन द मेन टाइम ये भी हो रहा है कि ईरान मिलिट्री डील भी कर रहा है। तो ये सारी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को और ज़्यादा टेंस करता है, पर्टिकुलरली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रीजन में, जहाँ पे ह्यूज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड ऑयल का शिपमेंट होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है यहाँ पे इंडिया और फ्रांस ने रिन्यू किया है अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को। दैट्स ऑल। ये जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी रिलेवेंट है। तो अब यहाँ पे जो टाइज है 10 साल और इसमें और अच्छे से एक्सटेंशन होगा, जहाँ पे एमआरओ जिसे कहते हैं मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल किया जाएगा जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको प्रॉपर फॉर्म में। ठीक है, जो टेक हैं या फिर जो पार्ट्स हैं इंडिया लोकली भी बनाएगा रैदर देन इंपोर्टिंग। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इंडिया और फ्रांस की जो एक डिफेंस पार्टनरशिप दोबारा से की गई है टू बूस्ट मिलिट्री लेवल पे जो पार्टनरशिप है उसको और अच्छे से एक्सटेंड किया जा सके। और यहीं पे इंडिया ने कहा है कि भैया फ्रांस इंक्रीज करे इंडियन पार्ट्स को पर्टिकुलरली। अब रफेल जेट क्या है, अप टू 50% इंडियन पार्ट्स भी हम कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे डील जो साइन हुई उसमें यही कोशिश कर रहे हैं कि अब हम मैन्युफैक्चर करेंगे हैमर्स मिसाइल इंडिया में, और जो रफेल है उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि इंडियन पार्ट्स किस तरीके से इंक्लूड किए जा सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, न्यू रूल्स लाए गए हैं डीजीसीए के द्वारा। ठीक है, उन्होंने कहा है कि भैया जो आपकी एयरलाइंस होती हैं, ठीक है, वो इंस्टेंट बैन कर दें उन चीज़ को। ठीक है, तो अब डीजीसीए डायरेक्टली क्यों कह रहा है कि भैया अगर कभी भी कोई पैसेंजर ऐसा है, मतलब आप अगर फ्लाइट में हो लेट्स से, और अगर कभी भी कोई इंसान कोई दिक्कत पैदा कर रहा है वहाँ पे, डिस्टरप्टिव पैसेंजर जिसे कहते हैं, तो इंस्टेंटली क्या कर सकती है, जो आपकी फ्लाइट है एयरलाइन आपको 30 दिन के लिए कंप्लीटली क्या कर देगी, वो बैन कर देगी। और जब बैन कर देगी और इसके लिए कोई भी लॉन्ग कमेटी रिव्यू की जरूरत नहीं है, डीजीसीए ने डायरेक्टली ये अथॉरिटी दे दी है। तो उन्होंने डीजीसीए के बारे में पता होगा, ये जितने भी सिविल एविएशन होते हैं उनका रेगुलेशन करती है। यहाँ पे कोई फ्लाइंग लिस्ट की जरूरत का पॉइंट नहीं रखा गया। उन्होंने कहा है कि भैया आपको एक काम करना है कि कोई भी अगर इंसान है वो डिस्ट्रप्शन पैदा कर रहा है फ्लाइट में, तो आप उसे बैन कर दो और उसे नो फ्लाई लिस्ट में डाल दो। मतलब ये ऑफिशियल लिस्ट होती है कि लीगली कोई भी ये जो इस लिस्ट में रहेंगे वो फ्लाई नहीं कर सकते हैं ड्यू टू डेंजरस बिहेवियर। वो क्या हो सकता है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वो अपने से ही आप काम कर रहे हो, एमरजेंसी एग्जिट्स होते हैं उनकी टैंपरिंग कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें एयरलाइन को भी हक देती हैं कि वो सेफ गार्ड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, केरला का नया नेटिविटी कार्ड। ठीक है, तो नेटिविटी कार्ड क्या है, कैसे है, क्यों है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। तो पहली चीज़ तो केरला का कैबिनेट ने ये चीज़ रखी है, एक बिल को अप्रूव कर दिया है कि नेटिविटी कार्ड को अब इशू किया जाएगा, जो एक ऑफिशियल प्रूफ की तरीके से सर्व करेगा, जिसमें ये पता चल सके कि भैया कोई लोकल का है या फिर नहीं। मतलब उसी स्टेट के लिए लोकल कार्ड बनाने का मतलब होता है नेटिविटी कार्ड। ठीक है, तो नेटिविटी सर्टिफिकेट यहीं पे एक शब्द है, ये ओल्डर पेपर वर्जन होता है। ठीक है, तो ये जो सर्टिफिकेट पहले होता था, अब क्या किया है, इसको कार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब थोड़ा मॉडर्न है, अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट कहा जा रहा है। अब नेटिव का मतलब क्या है, ऐसा इंसान जो केरला में बॉर्न हुआ है लेकिन फॉरेन सिटीजनशिप नहीं ले रखी है उसने। ठीक है, और उसमें केरला बॉर्न की एंसेस्ट्री भी है। तो ये सारी केरला मतलब स्टेट गवर्नमेंट का काम है ये। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इस कार्ड से जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं स्टेट गवर्नमेंट की, वो एक्सेसिबल हो जाएंगी। जो बाकी सोशल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो वहाँ के लोग केरल के बॉर्न हुए हैं, उनको भी काफ़ी मदद मिलेगी इससे। तो नेटिविटी कार्ड का अर्थ समझिए, मतलब जो उस जगह का नेटिव होगा उसके लिए। अब आपने सुना होगा नेटिव स्पीशीज़, ये कई बार सुनोगे, नेटिव स्पीशीज, नेचुरली फाइंडिंग स्पीशीज, ये सारे इन्वायरमेंट में काफ़ी शब्द होते हैं। तो यहाँ पे केरला कैबिनेट ने जो किया इसको मेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है प्राइवेसी वर्सेस इंफॉर्मेशन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर रहा है नए डेटा प्रोटेक्शन लॉ को। और उन्होंने कहा है कि भैया गवर्नमेंट के लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं होना चाहिए कि आप इंफॉर्मेशन को हाइड कर लो ये बोल के भैया ये तो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसे तो हम नहीं दे सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया है। तो आरटीआई डाली गई थी, आरटीआई में पूछा गया कि भैया आप बताइए कि गवर्नमेंट कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को रख सकता है। तो यहाँ पे उसी चीज़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने या फिर क्रिटिक्स ने भी कहा है कि अगर आप एक बिल का
या एक एक्ट का इस्तेमाल करोगे और ये बोल दोगे कि भैया ये जो भी आप इन्फॉर्मेशन को डिमांड कर रहे हो ना आरटीआई के अंडर में, ये इन्फॉर्मेशन तो पर्सनल है या फिर नेशनल इंटरेस्ट में है, तो ये सारी चीज़ें को देख करके उन्होंने कहा है कि ब्लैंकेट बैन जो है कभी भी किसी भी इंफॉर्मेशन को रिलीज़ करने में, ये पूरी तरीके से गलत है और ये चीज़ डेमोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए। कोई भी, मतलब उन्होंने खुद ये चीज़ बोली है कि सिटीज़न में और स्टेट में कोई भी चीज़ छुपी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ किसने कहा है? ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया डायरेक्टली। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात करता है? पैक्स सिलिका के ऊपर बात करता है। पहली चीज़ क्या है? पैक्स सिलिका है क्या? ये एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है बिटवीन कंट्रीज लाइक कनाडा, जापान, साउथ कोरिया। ठीक है, यूएसए भी इसमें शामिल है। तो इनका मेन मतलब क्या है? एक ग्लोबल सप्लाई चेन बनाना। अब ये सप्लाई चेन क्या करेगी? सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स को क्या करेगी? सप्लाई करेगी एक कंट्री से दूसरी कंट्री। अब आपको पता है कि सेमीकंडक्टर यूज कहाँ पे होता है? चिप्स में, बैटरीज में होता है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? तो पैक्स सिलिका को फाइनली इंडिया ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूएस लेड एक अलायंस है जिसका फोकस ये है कि रिलायबल सप्लाई चेन को बनाना, जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं उनको प्रॉपर फॉर्म में एक कंट्री में जब डिमांड उठ रही है तो दूसरी कंट्री में उसको सप्लाई भी करवाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सबका एक उद्देश्य डाला गया था कि इकोनॉमिक सॉवनिटी को अच्छे तरीके से रिक्लेम किया जा सके। ठीक है, तो इंडिया ने फाइनली उसको ज्वाइन कर लिया है। इसको ये भी कहा जा रहा है कि चाइना की जो डोमिनेंस है प्रोसेसिंग में, उसको एड्रेस करने के लिए पैक्स सिलिका लाया गया है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है? यहाँ पे बेलाग्राम, ठीक है, ये एक स्मॉल विलेज है महाराष्ट्र में। ये इंडिया का पहला नेट जीरो पंचायत बना है। इसका मतलब क्या है कि ये आपकी बहुत जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी का इस्तेमाल को जो करता है उससे कोई भी ग्रीन हाउस गैसेस वर्चुअल लेवल पे नहीं रिलीज होती है। नेट जीरो का मतलब क्या होगा? यही होगा कि जब कोई ग्रीन हाउस गैस का एमिशन नहीं हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उसको उतनी की मात्रा में रिमूव कर दिया जा रहा है। दैट्स ऑल। तो यहाँ पे आपको पता है बेलाग्राम इंडिया का पहला नेट जीरो विलेज है। बस यही न्यूज़ में आप लिख लेना, आपके लिए इनफ है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। दैट्स ऑल। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है? यहाँ पे एक प्रोटीन जिसका नाम क्या है, उस प्रोटीन का यूज़ कैसे किया जा रहा है आपको बताता हूँ। तो जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने फिगर आउट किया है कि कैसे एक नेचुरल प्रोटीन को क्वांटम सेंसर्स के तरीके से यूज़ किया जा सकता है, पर्टिकुलरली इनसाइड लिविंग सेल्स। मतलब आपको पता होगा कि लिविंग सेल में प्रोटीन का कितना अहम रोल होता है। ठीक है, तो अब ये कहा जा रहा है कि कैसे हम नेचुरल प्रोटीन को एक क्वांटम सेंसर बना सकते हैं, मतलब सेंस कर सकते हैं कुछ ना कुछ उससे, और उनको लिविंग सेल के अंदर में डाल के हम कुछ पता कर सकते हैं। तो जो ट्रेडिशनल सेंसर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो सॉलिड मटेरियल से बने होते हैं पर्टिकुलरली। तो अब जो सॉलिड मटेरियल से बने हैं तो वो सारे के सारे सेंसर्स क्या हैं? वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन अब ये जो सेंसर बनाने की बात हो रही है, ये सेंसर ऐसे हैं जो लिविंग सेल के अंदर रह सकते हैं। और उससे क्या होगा? उससे क्वांटम सेंसर का अर्थ समझिए, ये बहुत ही सेंसिटिव डिटेक्टर्स होते हैं। कोई भी टाइनी चेंजेस होता है मैग्नेटिक फील्ड में एटॉमिक लेवल पे तुरंत पता चल जाता है। तो इससे हम देखेंगे जो हमारी मेडिकल साइंस है वो और ज़्यादा इम्प्रोवाइज हो जाएगी। जो कुछ भी केमिकल प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, हमारी बॉडी कैसे फूड को टर्न करी एनर्जी में, सारी की सारी चीज़ें पता चल पाएंगी। तो हम प्रोटीन का इस्तेमाल एज अ क्वांटम सेंसर करेंगे तो ये चीज़ ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो ये रिसर्च में पाया गया है। मतलब क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल अब बॉडी के अंदर भी धीरे धीरे किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें शो क्या करती हैं? शो करती हैं कि कैसे ड्रग्स किसी एग्जैक्ट टारगेट के साथ बाइंड करता है रियल टाइम पे, और कैसे सेल अपनी शेप को चेंज करती हैं, वो कैसे हाई डेफिनेशन एकदम प्रॉपर लेवल पे बायोलॉजी का प्रोवाइड होता है इन सब टेक का इस्तेमाल करके। तो आपको मेन चीज़ क्या है? क्वांटम सेंसर्स क्या होते हैं? ये सेंसिटिव डिटेक्टर्स होते हैं जो मेजर करते हैं टाइनी चेंजेस जो भी एटॉमिक लेवल पे बॉडी के अंदर हो रहा होता है। अगर यहाँ पे लिख देंगे प्रोटीन के रेफरेंस में तो आप समझ जाइएगा किसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है? आईआईटी मद्रास ने, ठीक है, जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या किया है? उन्होंने एक नया तरीका निकाल रखा है कि कैसे जो ब्लड क्लॉट्स हैं, ठीक है, वो किस तरीके से उनका इम्प्लांट किया जाए। अब ये चीज़ कैसे आप समझोगे? ये एक ऑप्टिकल मेथड है जिसमें लाइट का इस्तेमाल किया जाएगा ये पता करने के लिए कि ब्लड के अंदर जो थिकनेस है वो कैसे है। मतलब लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये करने से क्या होगा? इससे बिना निडल को लगाए हुए हम सैंपल को टेस्ट कर सकते हैं।
ठीक है। मतलब ब्लड क्लॉटिंग को पता करने के लिए आपको सुई डालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप इस टेक का इस्तेमाल करो और टेक का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, पता कर सकते हो कि ब्लड क्लॉटिंग किस लेवल पे हो रही है। अब यहाँ पे कुछ चीज क्या है, स्टेंट का आपने कई बार सुना होगा, क्या होता है, टाइनी ट्यूब होती है जो कि ब्लॉक बॉडी पैसेज में डाली जाती है जिससे वो ओपन हो। कई बार ये हार्ट में सुनोगे, जब कभी नसों से खून बह रहा होता है और कहीं ब्लॉक हो जाता है, तो स्टेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसे ही एक टाइप का पैसेज बनाया जाता है जिससे ब्लड का फ्लो कंटिन्यूअसली बना रहे। ठीक है। अब यहां पे क्या है, ह्यूमो कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है, ये मेजरमेंट होता है कि किस तरीके से मेडिकल डिवाइस कितने अच्छे से काम कर रही है, किस तरीके से ह्यूमन ब्लड के साथ विदाउट क्रिएटिंग एनी डेंजर, विदाउट क्रिएटिंग एनी क्लॉट वो काम कर रही है। ठीक है। तो ये जो टेक्निक एस्टेब्लिश की गई है, इस टेक्निक को पेटेंट भी लिया गया है जिससे हम लोग ब्लड क्लॉटिंग है उसको आसानी से उसको आसानी से मेजर कर सकें, जैसे ही मेडिकल इम्प्लांट पे इसको लगाया जाएगा। ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आया है फॉर इक्विटेबल एआई। अब इक्विटेबल एआई की बात हो रही, मतलब किसके रिगार्डिंग बात हो रही है, जो एआई इम्पैक्ट समिट कंक्लूड हुआ, 85 कंट्रीज, 3 इंटरनेशनल बॉडीज ने साइन किया है डिक्लेरेशन टू एंश्योर दैट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेनिफिट है ये फेयरली शेयर हो अक्रॉस दी वर्ल्ड। तो यहाँ पे कुछ शब्द आए, वो क्या है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो इसका मतलब क्या है, ये एंशियंट इंडियन प्रिंसिपल होता है कि सबका वेलफेयर हो और सबकी खुशी हो यहाँ पे, और यही समिट का गोल भी था। जो ग्लोबल एआई इम्पैक्ट कॉमन है, इसमें क्या होता है, ये वॉलंटरी प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे कंट्री रियल लाइफ एग्जांपल्स को शेयर करती हैं कि किस तरीके से एआई से बाकी लोग भी सीख सकते हैं। तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन कहाँ पे साइन हुआ, किस चीज का वो कंक्लूजन था, तो आप बोलोगे एआई इम्पैक्ट समिट का कंक्लूजन था। ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात करता है, यहाँ पे साइंटिस्ट कश्मीर के जो हैं उन्होंने 2 न्यू वैरायटीज डेवलप की है। किसकी वैरायटीज, वीट की। इसका नाम SW3 SW4 है, जो कि बहुत फास्ट ग्रो करती है बाकी ट्रेडिशनल टाइप से। और इस वैरायटी से जो फार्मर्स होते हैं उनका हार्वेस्ट फास्ट हो जाता है, जो पर्टिकुलरली वहाँ पे पूरी पूरी फील्ड एम्प्टी रह जाती थी। तो इससे क्या हो रहा है, पहले के समय क्या हो रहा था कि एक अच्छा खासा एम्पल समय जा रहा था, लेकिन अब जब ये नई वैरायटीज वाली बात हो रही है तो इससे क्या होगा, जो खाली समय बचेगा उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर वो राइस प्लांटिंग कर सकते हैं। तो क्रॉप रोटेशन का अर्थ क्या होता है इसी के साथ, तो इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करना एक ही फील्ड पे अलग अलग सीजन में। ठीक है। यहाँ पे एक येलो रस्ट एक शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, फंगल डिसीज होती है जो वीट क्रॉप को डिस्ट्रॉय करती है। तो जो आपकी नई वैरायटी SW वैरायटी है ये नेचुरली रेसिस्टेंट होती है इस डिसीज को लेकर के। तो अब यहाँ पे क्या है, ये न्यू अर्ली हार्वेस्ट कहा जा रहा है, मतलब ये एक ऐसा वीट की वैरायटी है जिसको आप जल्दी बो करके जल्दी काट सकते हो, तो जो समय बचेगा उसमें आप दूसरी क्रॉप को लगा सकते हो। इससे जो इकोनॉमिक्स है, ये इकोनॉमिक सेक्शन जब देखोगे या एग्रीकल्चर इकोनॉमी की जब बात होगी तो वो भी अच्छे तरीके से इंप्रोवाइज होगी। ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, यूएसए ने ड्रॉप कर दिया है अलारा रेडिएशन सेफ्टी रूल से। अब पहले समझो अलारा है क्या, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। ठीक है। ये एक रूल है जिस रूल में ये कहा जाता है भैया थोड़ा सा भी कहीं पे भी एक्सपोजर होता है रेडिएशन का, उससे बिल्कुल आपको इतना स्मॉल रखना है जितना स्मॉल आप कर सकते हो। ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि भैया जो अलारा प्रिंसिपल है, किसने, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने एलिमिनेट कर दिया लॉन्ग स्टैंडिंग अलारा प्रिंसिपल अपनी रेडिएशन सेफ्टी रूल से। अगर अभी तक अलारा रूल था, इसका अर्थ क्या हो रहा था, इसका अर्थ ये था कि जो कुछ भी काम ये लोग कर रहे थे जहां पे रेडिएशन हल्का सा भी रिलीज हो रहा था, तो वो सारे के सारे अलारा रूल्स में आ रहे थे। वो देख रहे थे कहीं हल्का टाइनी अमाउंट का भी रेडिएशन होगा तो हार्म कर सकता है, वो क्रिएट कर सकता है कैंसर जैसी बीमारियों को। लेकिन अब अलारा रूल हटा दिया गया तो इससे क्या होगा, इससे ये हो सकता है कि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो अंडरमाइन हो सकता है। इससे जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज के पास लोग रह रहे हैं वो अनसेफ फील कर सकते हैं। तो अलारा रूल का अर्थ क्या है, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। इसका सिंपल मतलब ये कितना कम आप अचीव कर सकते हो। अगर ये हटा ही दिया गया तो क्या है, एज हाई एज रीजनेबली अचीवेबल थोड़ी होगा ये। ठीक है। तो ये सारी चीजें यूएस के द्वारा जो की जा रही हैं ये काफी ज्यादा केवल उस नेशनल लेवल पे इंपैक्ट नहीं करती हैं, ये बाकी जियोपॉलिटिकल लेवल पे भी इसका काफी बड़ा इंपैक्ट होता है। ठीक है। चलो आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। अगेन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा रहा होगा ये, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि आपको पूरा जो मिस हुआ है
स्टार्टिंग फ्रॉम 9th to 23rd ऑफ फेब उसको कंप्लीट कराया जा सके। अब आप एक बार इसका जो पीडीएफ रहेगा उसमें से की पॉइंट्स को ज़रूर देखिएगा, उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।